और आपका यस सिलेक्शन। जी सर, थैंक यू सर। इस मॉक इंटरव्यू के लिए ऑल सेट हैं आप? यस सर, यस सर। लेट्स स्टार्ट। यस प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, मेरा नाम निशांत है और मैं मूलतः बिहार से हूँ, पर मेरी स्कूल एजुकेशन लखनऊ से हुई है और मेरा हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से हुआ है। और मैंने 2019 में बीए हिस्ट्री ऑनर्स से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये मेरा बीपीएससी का पहला अटेम्प्ट है। ओके। अच्छा निशांत जी, यह बताइए कि यस बिहार में बिहार के बहुत सारे मजदूर हैं, किसान हैं, वह दिल्ली यस में रहते हैं, तो यस कौन सर। कौन सी समस्याएं वो फेस करते हैं? कोई 3 समस्याओं के बारे में बताइए। सर, मैं अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया खासकर दिल्ली के देखें तो एक हाउसिंग की सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे। कि क्योंकि लैंड के रेट्स बहुत हैं और प्रॉपर्टी वैसे रेंट भी बहुत में रहता है, तो अकोमोडेशन का इशू रहता है। दूसरा सर, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वगैरह जो कि हमारे स्टेट में ज़्यादा आसानी से अवेलेबल हो जाती है, वो दूसरे राज्य में अवेलेबल नहीं रह पाती है, चाहे वो एजुकेशन की हो या हेल्थ की हो, माइग्रेंट की फैमिली की। अच्छा यह बताइए निशांत जी यस सर, जी सर। कि झुग्गी-झोपड़ी जो दिल्ली जैसे शहरों में एक बहुत बड़ी आबादी झुग्गी-झोपड़ी में रहती है। यस सर, क्या यस सर। आपको लगता है कि बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग जो गाँव से जाते हैं और इकोनॉमिकली वीक होते हैं, तो झुग्गी-झोपड़ी की समस्या बढ़ी है इस कारण से? जी सर, हाँ, एज़ सच सर बिहारी माइग्रेंट्स की वज़ह से तो नहीं, लेकिन हाँ, इन जनरल चूँकि वही बताया मैंने कि अकोमोडेशन का इश्यू है, तो आस-पास के स्टेट से चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, सब जगह से जो भी अनस्किल्ड लेबर जाता है, वो वहाँ सर वहीं रहता है, क्योंकि और कहीं रहने का दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं रहता उनके पास। अच्छा। अच्छा कृपया करके जो दिल्ली का इतिहास हमें बता दीजिए संक्षेप में। सर सर अगर दिल्ली एरिया की बात करें तो दिल्ली का नाम से शहर आनंदपाल तोमर जी को क्रेडिट किया जाता है, उन्होंने फाउंड किया था। उसी के बेसिस उस पे फिर आगे जाके चौहान डायनेस्टी ने अपना रूल किया था और उसी के बाद दिल्ली की प्रोमिनेंस बढ़ा था पृथ्वीराज चौहान के अंडर और धीरे-धीरे फिर दिल्ली सल्तनत का अटैक हुआ। तो दिल्ली एक प्राइम सिटी था, लेकिन सर एज़ अ कैपिटल दिल्ली मुगल के अंदर ही आया जब शाहजहाँ ने वहाँ अपना कैपिटल शिफ्ट किया था आगरा से दिल्ली तक। लेकिन वो सर चूँकि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था आगरा से सेंट्रल एशिया या आगे के एरिया के लिए, तो दिल्ली हमेशा से प्रोमिनेंट रहा है। लेकिन एस्टैब्लिश सर अलग-अलग मुगल राजाओं ने फिर किया, जैसे हुमायूँ ने दीन पन्ना बनाया, शेरशाह सूरी ने भी अपना शहर बनाया। वैसे सर आगे काम लगभग 7 शहर है मेरे ख्याल से दिल्ली में अभी, जो पुराने टाइम में बना गया था। कौन-सा ऐसा महाजनपद था जो जी दिल्ली के करीब था? सर सॉरी, मैं एग्ज़ैक्ट याद नहीं कर पा रहा अभी। ओके। अच्छा यह बताइए कि क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका? सर हिस्ट्री है सर। क्यों आपने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया? सर मेरा ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री में ही हुआ है और सर हिस्ट्री में चूँकि मुझे थोड़ा बेसिक्स है और मुझे लगा कि ये जीएस 1 के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा और इन जनरल भी सर मेरे घर में थोड़ा मेरे फादर भी हिस्ट्री के काम वाम किए हैं, तो मुझे लगा कि हिस्ट्री ज़्यादा फ़ैमिलियर हूँ मैं इसलिए। Okay. Okay, please tell that why, if we talk about the geography of India, यस सर। northwest portion of India has been vulnerable to foreign attacks at regular interval since ancient times. Why so? यस सर। सर अगर हम इंडिया की ज्योग्राफी को देखें तो नॉर्थ में पूरा हिमालय से हमारे बहुत बैरियर होता है और साउथ सदर्न पूरा ओशन के चारों तरफ से है। सर इधर भी हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखें तो काफ़ी पहाड़ियाँ हैं, हिंदू कुश माउंटेन है, लेकिन सर उसमें काफ़ी पासेस हैं। जैसे बोलन पास है और मतलब कई पास है सर। तो जो पैसेज देते हैं कि जो वेस्टर्न एशिया से आ रहे हैं इन्वेडर्स वगैरह, जैसे मोहम्मद बिन कासिम हो गए या बाद में भी मंगोल्स आए, तो सब वहीं से उन पासेस के थ्रू ही आते थे। वो एक ओपनिंग कह लीजिए इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में। Okay. महमूद गजनी का अटैक कब हुआ था पहली बार? और सॉरी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 10th सेंचुरी में सर शुरू हुआ था। ओके। अच्छा आपको पता है कि उनके साथ एक फेमस स्कॉलर भी आए थे? यस सर, यस सर। सर अल ओके। बरूनी आए थे सर। यस ओके। एक एक कोई ऐसी बुक उन्होंने लिखी थी? यस ध्यान सर, में है? किताब अल हिंद। जी सर, किताब अल हिंद। ओके। अच्छा यह बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी को एक हाईली डेस्पॉट रूलर कहा जाता है, ऐसा क्यों? यस। और सर अगर हम उनके पहले के शासकों से देखें तो अलाउद्दीन खिलजी एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट के वो करते थे। उन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी और काफ़ी मतलब एग्रेशन उनके टाइम में हुआ था, अगल-बगल के स्टेट्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी एरिया कॉन्कर किए थे। तो इस वजह से कि उनकी इमेज थी और थोड़ा उनका रिलीजियस पॉलिसी काफ़ी पहले की तुलना में थोड़ा नैरो पैरोकियल हो गई थी इस वजह से सर।
डेक्कन अल्सर जो था औरंगजेब को रुइन कर दिया, क्या था? जी सर। सर जैसे बाकी मुगलों के देखें तो वो नॉर्थ इंड में रहे और डेक्कन में आने की उन्होंने पूरे फुल फ्लेजेड कोशिश नहीं की, वो खुद नहीं आए थे। औरंगज़ेब पहला मुगल बादशाह था जो खुद डेक्कन में गया और वहाँ मराठा चूँकि गुरिल्ला अटैक करते थे और वहाँ की ज्योग्राफी से ज़्यादा फ़ैमिलियर थे, तो वहीं के और दिल्ली से डेक्कन सल्तनत से लड़ने में उसका मैक्सिमम डाइवर्जन रहा एनर्जी का और उसके पूरे लाइफ़ का, फिर वहीं उसकी डेथ भी हो गई। ओके। अच्छा, कृपया हमें यह बताइए कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सर 1600 में सर, अगर एग्ज़ैक्ट बोले तो 31 दिसंबर को चार्टर आया था 1600। वेरी गुड। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की? सर मैं गेस कर दूँ तो अगर 1670s में था सर, मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकता। ओके। अच्छा, क्या ऐसे 3 कारण थे, जिस यस सर। कारण से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स थे, सबको डोमिनेट करके सबको एलिमिनेट कर दिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? व्हाई यस सर। सो? सर पहला देखिए उसका ऑर्गेनाइज़ेशन तो वो सर एक प्राइवेट कंपनी थी और बाकी हम अगर उसके कॉम्पिटिटर देखें फ्रेंच जैसे थे, वो एक नेशनलाइज़्ड कंपनी थी, गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के थ्रू रन होती थी। तो सर इसमें था कि उनको ऑन स्पॉट डिसीज़न लेने में ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा फ्री थे और ज़्यादा एम्पावर्ड थे। और सर दूसरा हम देखें तो सर एक किसी ऑथर ने कहा है कि जो इंडिया की थी वो ब्रिटिशर्स ने बंगाल में ढूँढी और फ्रेंच ये गलती कर रहे थे कि वो साउथ में ढूँढ रहे थे। बंगाल सर एक मेजर मेजर कारण था, वहाँ का रेवेन्यू देख लें या पोर्ट्स देख लें या वहाँ का ट्रेड देख लें, तो इन सब से उनको काफ़ी रेवेन्यू मिला जिससे वो पूरा एक्सपैंड किए बाकी जगह भी। और सर तीसरा फैक्टर देखें तो कई मिलिट्री लीडरशिप काफ़ी अच्छी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, चाहे रॉबर्ट क्लाइव हो या कॉर्नवालिस हो। रिलेटिवली इस इन तीन कई ऐसे फैक्टर्स की वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाकी यूरोपियन कंपनीज़ को डोमिनेट कर ली। इंडो चाइनीज़ वॉर जो हुआ था, उसमें भारत की हार हुई थी। क्या आपको जी सर। लगता है कि वह फेल्योर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी था? अ, सर अगर हम देखें तो उस समय सर हम हिस्ट्री का एक बैगेज लेके चले थे, रिसेंटली वो हुए थे और हमने तो नैम की बात की थी, हम अपने आस-पड़ोस सब जगह अच्छा कर रहे थे। सर चाइना की तरफ से लेकिन थोड़ा हमें ट्रस्ट का डेफिसिट फ़ील हुआ। वहाँ कई कई देखें सर तो हमारे फेलियर तो नहीं कहेंगे लेकिन हम काफ़ी अच्छे तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस को। ओके। क्या लगता है कि उस वक़्त की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक थी, जो अ कि आज के संदर्भ में उसको इम्प्लीमेंट करना कठिन है? आज हम आइडियलिस्टिक नहीं रह गए हैं। यस सर, यस सर। हाँ सर, शुरू में हम नए इंडिपेंडेंट हुए थे, हम ग्लोबल लीडर था एक तरह से इंडिपेंडेंट नेशन का, हम जितने सब कॉलोनीज़ की बात करते थे सबको आज़ाद कराने की। तो हाँ, हमारा टोन उस समय आइडियलिस्टिक था, लेकिन उस समय में प्रैक्टिकल थे, हमने आर्मी में काफ़ी काम किया था। हाँ, 1962 और एक इम्पोर्टेंट रेड लेटर मार्क कर लीजिए, जिसके बाद हमने और अच्छा ज़्यादा ध्यान दिया अपनी आर्मी पे। और आज की तुलना में देखें तो हाँ, आज हम ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिकल हैं और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ज़्यादा बात होती है आजकल। ओके, गुड। अंतिम प्रश्न हमारी तरफ से, यस, हम यस क्यों सर। आपका चयन करें? सर, अगर मैं देखूँ सर तो मैं काफ़ी परसीवरेंट हूँ। ये मेरा चूँकि चौथा साल है प्रिपरेशन का, तो मैं फ़ील होता है कि मैं काफ़ी टॉलरेट कर सकता हूँ, परसीवरेंट हूँ। और सर मैं रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन में काफ़ी ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन कर सकता हूँ, चाहे वो घर की डोमेस्टिक सेविंग हो या अपने अपने स्तर पे मुझे लगता है मैं अच्छा वो कर सकता हूँ। और तीसरा बोले तो सर मुझे गुस्सा नहीं आता है, तो ये मुझे फ़ील होता है ये मेरी अच्छी क्वालिटी है कि मैं ऐसे एज़ अ कोई हिंड्रेंस नहीं करेगा वो मेरे डिसीज़न में। तो मैं ओके, 3 अभी सोच पा रहा हूँ। वेरी गुड। ओवर टू भावना मैम। निशांत जी, आप हमें ये बताइए कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यस वो सर। अलग कैसे होता? कैसा होता फिर फ्रीडम स्ट्रगल? मैम महात्मा गांधी ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को एक मॉरल स्ट्रगल बना दिया था। अ, हो सकता है देर-सवेर हमें इंडिपेंडेंस मिल ही जाती किसी न किसी तरीके से, लेकिन हमने जो फाइट रखी वो एक ग्लोबल एग्ज़ाम्पल बन गया। बाद में भी जितने नेशंस थे, चाहे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का ऑपोज़िशन हो या सिविल राइट्स मूवमेंट हो, हमने सब जगह इंस्पायर किया। तो एक वही एक एथिकल फाइट हमने लड़ी है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि हो सकता है गांधी जी नहीं होते तो फिर कोई अलग डायरेक्शन होता। अच्छा। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, लाइक यस महात्मा मैम। गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब अगर अभी वापस आ जाए, तो उन्हें किन बातों पे प्राइड महसूस होगा और किन बातों पे दुःख होगा? अभी के संदर्भ में बताइए हमें। मैम अगर वो प्राइड करने की बात करेंगे तो हम अभी इकोनॉमिक टर्म में देखें तो 1947 से हमने काफ़ी तरक्की कर ली है। हम अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जल्दी 3rd लार्जेस्ट बन जाएँगे।
और मैम हमने पॉलिटिकल चैलेंजेस से देखें तो हमारे आसपास जितने भी देश इंडिपेंडेंट हुए थे, चाहे पाकिस्तान हो या श्रीलंका, उन सब में डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं स्लाइड करे, लेकिन इंडिया में पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ है और डेमोक्रेसी हमने अच्छे से मेंटेन रखी है 75 ईयर्स के बाद ही, जब लोगों को लगा था कि इंडिया कुछ साल भी नहीं टिक पाएगा इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी। और मैम अगर तीसरा देखें तो हमने काफ़ी काम किया है अपने सोशल इंडिकेटर्स पे, चाहे हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, हम IITs हैं, दुनिया भर में हमारा डायस्पोरा है, तो इन सब चैलेंजेस मुझे लगता है इन सब चीज़ों को देख के वो काफ़ी खुश होते हैं। और अगर कोई बुरी बात है तो यही सोशल इंडिकेटर्स, फिर भी हमने काफ़ी काम किया है, लेकिन आज भी हमारे देश में पॉवर्टी का इशू हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये इन सब इन सब चीज़ों को देख के वो दुखी भी होते हैं। अच्छा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ऐसा कहते हैं। यस मैम। कुछ एग्जांपल देके बताइए हिस्ट्री ने कब खुद को रिपीट किया है? मैम सबसे रिसेंट या रेलेवेंट चीज़ देखें तो अफगानिस्तान का हम देख सकते हैं। चाहे किसी भी बाहर एग्रेसर ने हमला करने की कोशिश की हो, चाहे पहले भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या सोवियत यूनियन हो या अभी अमेरिका हो, मैम हर देश को वहाँ हार मिली है, उसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है। तो एक रिपीटेड साइकिल है जिसे हम, लेकिन कोई भी ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते हैं, बार-बार फिर से ट्राई किया जाता है। अच्छा, बिहार में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं? मैम 2 हैं, एक तो महाबोधि टेम्पल है गया का और एक नालंदा महाविहार। अच्छा, महाबोधि टेम्पल को किसने बनवाया था सबसे पहली बार? मैम मैम मैं गेस अगर कर पाऊँ तो अशोक, अगर मैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता मैम, सॉरी। अच्छा, अशोक के धम्म से आप परिचित होंगे? यस मैम। आज के संदर्भ में कैसे रिलेवेंट है? मैम आज के हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैम वेलफेयर स्टेट की बात है, DPSPs हैं हमारे उसमें, तो एक काफ़ी तो अशोका के टाइम में भी हमने देखा था कि वो वेलफेयर स्टेट की बात करता था, एक गाइड फंडामेंटल ड्यूटीज़ कह लीजिए वैसे तरह था, वो लोगों को बता रहा था कि ऐसे जीना है, ऐसे अपनी लाइफ लेनी है, ऐसी कम्युनिटी में हार्मनी रखनी है, रिस्पेक्ट करना एल्डर्स की। तो एक तरह से एक मॉरल एडिक्ट कोड था जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मिलता है और डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में। अच्छा, रिलीजियस टॉलरेंस की बात उन्होंने किस एडिक्ट पे की है? अशोकन एडिक्ट, ये किस पे मेंशन किया गया है? सॉरी मैम, मैं एग्जैक्ट नहीं। अच्छा, तो कलिंग वॉर किस पे मेंशन्ड है? सॉरी मैम, ये भी मुझे याद नहीं। चलिए कोई बात नहीं। बुद्धिज्म के जो राइज का क्या-क्या कारण था? हम पहला कारण देखें तो एक उसकी आइडियोलॉजी जो थी वो मिडिल पाथ की बात करती थी। उसी समय में देखा था मैम जो कि वैदिक रिलीजन था, वो काफ़ी उस समय लिबरल हो गया था और उसके बाकी काउंटर पार्ट्स जो थे, अजीवक या जैन, ये काफ़ी एक्सट्रीम पे थे। उसमें बुद्धिज्म मैम मिडिल पाथ की बात कर रहा था, इसमें पूरी दुनिया को रिनाउंस भी नहीं करना था और एकदम इंडल्जेंस भी नहीं करना था वर्ल्ड अफेयर्स में। तो लोगों को काफ़ी उसकी आइडियोलॉजी अट्रैक्ट की। दूसरा मैम देखें तो काफ़ी उसे पैट्रोनेज मिला रूलर्स का, चाहे अशोक हो या उड़ीसा के खड़वेल डायनेस्टी खरवेल हों, तो इन सब वजह से मैम काफ़ी, और खासकर मैम अशोक का देखें तो उन्होंने तो बहुत कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने तो मिशनरीज भेजी पूरी दुनिया भर में। तो इन सब वजह से एक और तीसरा अगर मैं बोलूँ तो एक मोनास्ट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, एक पूरा संघ था, तो एक काफ़ी फॉर्मलाइज्ड ऑर्डर था जिसकी वजह से काफ़ी रेगुलेटेड रहा और काफ़ी अच्छे से एक्सपेंड कर पाया बुद्धिज्म। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? मैम मुझे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखना पसंद है मैम, जैसे नेटफ्लिक्स हो या DW चैनल है, अल जज़ीरा। डॉक्यूमेंट्री और मूवी में क्या अंतर है? मैम मूवी जनरली फिक्शनल, नॉन फिक्शनल दोनों हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री मैम नॉन फिक्शनल और डॉक्यूमेंट एविडेंस बेस्ड होते हैं, और जो कि स्पेसिफिक इश्यूज को टैकल करते हैं और एक नॉलेज के पर्पज से बनाए जाते हैं। उसका पर्पस एंटरटेनमेंट कम होता है मूवीज की तुलना में। आपकी हॉबी वॉक करना भी है? यस मैम, मैं माइंडफुल वॉक करता हूँ। आप बता सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कौन-कौन सा मसल्स इन्वॉल्व होता है व्हाइल वॉकिंग? सॉरी मैम, सॉरी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। कितने कैलोरीज बर्न हो सकते हैं अगर हम 1 किलोमीटर वॉक करते हैं तो? मैम लगभग मैम, अगर मैं सही एस्टिमेट कर पाऊँ तो लगभग 50 कैलोरी। अच्छा। अच्छा, आप मुझे अपनी पर्सनैलिटी का सबसे वीकेस्ट पॉइंट बता दीजिए। यस मैम, अगर मैं अपना वीकेस्ट पॉइंट बताऊँ तो मुझे किसी को मना करना अच्छा नहीं लगता है। इसे मैं समझता हूँ कि ये कभी-कभी मेरे लिए अच्छा नहीं रहता है। अच्छा, चलिए ठीक है। ओवर टू पूजा मैम। थैंक यू मैम। ओके, निशांत जी, भारत के जी मैम। विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार थे, नेहरू या जिन्ना? मैम ऐसे पर्सनैलिटी को तो हम नहीं बोल सकते। एक एक पूरी आइडियोलॉजी कह लीजिए जो कि जो कि एक रिलीजन बेस्ड हो गई थी, उससे हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं, और कुछ इंडिविजुअल्स का रोल था, लेकिन एज सच एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कह सकते। ट्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत क्या है? मैम
दादा भाई नौरोजी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें था कि ब्रिटिशर्स अपने पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक पावर के थ्रू इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इंडिया से जो भी वेल्थ आ रहा है वो इंडिया में इन्वेस्ट होने के बजाय वो ब्रिटेन में चला जा रहा है, और इसके कई फैक्टर्स उन्होंने बताए थे अलग-अलग तरीके से ऐसा हो रहा है। हैं? क्या आप इससे सहमत है कि भारतीय पुलिस प्रणाली अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता पर आधारित है? नहीं मैम, अब तो मैं आज के टाइम में तो ऐसा कहना सही नहीं होगा। अब हम काफ़ी मूव ऑन कर चुके हैं 75 इयर्स के बाद। कुछ रेमिनेंट्स होंगे क्योंकि वो भी हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट था, तो उससे हम पूरी तरह से हटा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अब हम काफ़ी मूव ऑन कर चुके हैं और अब हम आगे निकल गए हैं। ओके। वर्तमान समय में इतिहास के अध्ययन की प्रासंगिकता क्या है? यस मैम। मैम अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम पास्ट को एज पास्ट के लिए नहीं पढ़ते, हम पास्ट को प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए पढ़ते हैं। अब इसमें मैम जैसे अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट से बात करें तो मैम जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया, या योगक्षेम का कॉन्सेप्ट है अर्थशास्त्र में, वेलफेयर स्टेट का, गुड गवर्नेंस का, ये सब कॉन्सेप्ट मैम आज भी रिलेवेंट हैं, आज भी हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो मैम ये एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट से भी उसे अच्छा है। और दूसरा मैम अगर कल्चरल एस्पेक्ट देखें तो हर कल्चर की कोई ना कोई हिस्ट्री है। अगर हम उसकी हिस्ट्री जानेंगे तो ही मुझे अच्छे से रिस्पेक्ट कर पाएंगे और अच्छे से इन्फोर्स कर पाएंगे रूल्स को। लेकिन बहुत सारे लोग बात करते हैं इतिहास का पुनर्लेखन जरूरी है। क्या यह जरूरी है? मैम मैम ये अगर देखें तो हर जनरेशन के पास हक होता है हिस्ट्री को अपने पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करने का, लेकिन ये हमें काम हिस्टोरियंस पे ही छोड़ देना चाहिए, और कॉमन लोगों को जब तक पूरा इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। हिस्टोरियंस अगर ये करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ओके। सर अभी फॉरेन पॉलिसीज की बातें कर रहे थे, ठीक है? यस मैम। आज़ादी के बाद विदेश नीति की हमारी सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी विफलता क्या रही है? तो मैम सबसे बड़ी सफलता कह लें तो मैम हमने पूरी दुनिया के अगर कुछ जो एक आध देश छोड़ दिए तो हमने सबसे हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। इससे ऐसे पता चलता है हमें हर देश से डेवलपमेंट एड है, हमारा डायस्पोरा हर जगह है। तो इससे ये पता लगता है कि हमने पूरी दुनिया में पीसफुल मैसेज अपना देने की कोशिश की है, और इंडियन कम्युनिटी को अब अच्छे से देखा जाता है, अकोमोडेट किया जाता है चाहे जहाँ भी जाए। अगर मैम फेलियर की बात करें तो मैंने जैसे सर भी बता रहे थे 1962 और सबसे बड़ा फेलियर भी कह सकते हैं हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, क्योंकि हमने एग्रेशन देखना पड़ा और वो हमारी पहली और आखिरी हार थी अभी तक की। ओके। आपके जिले की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जिसे अगर आपको मौका मिले तो आप सबसे पहले दूर करना चाहेंगे? मैम सॉरी, मैं आप रिपीट कर सकती हैं प्लीज? आपके जिले की ऐसी सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जिसे मौका मिलने पर आप सबसे पहले दूर करना चाहेंगे? मैम अभी मैं सोच नहीं पा रहा ऐसा मैम, सॉरी। चलिए, ऐसे भी आप अपने जिले में रहते हैं या वहां से बिलोंग करते हैं तो वहां की समस्याओं से तो आप परिचित होंगे। कौन कौन सी अच्छा अच्छा, समस्याएं हैं? सॉरी सॉरी मैम, सॉरी मैम, सो कम्युनिकेशन एरर था, मैं समझ नहीं पाया था, आप समझ गया मैं। ओके। मैम अगर अभी मैं जैसे लखनऊ में रह रहा हूँ तो ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटी सर देखें यहाँ भी ट्रैफिक की समस्या है, चाहे वो पटना हो, लखनऊ हो, कैपिटल। तो मैम ट्रैफिक इससे जुड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल मेजर्स लिए जा सकते हैं, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव किया जाए, खासकर मेट्रोज हो गए, बसेज हो गए, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाता है, ब्रिजेज हो गए, और ब्रिजेज हो गए, अंडरपास हो गए। तो इन सबसे कहें तो ट्रैफिक मैनेजमेंट इंप्रूव करके, ये सबसे बड़ी समस्या आजकल लेकिन हर मेट्रो सिटी में है, पटना में भी, तो मैम हर जगह मैम प्रायोरिटी वही होगा। ओके, आपका सर्विस प्रेफरेंस क्या है? सॉरी मैम। सर्विस प्रेफरेंस क्या है आपका? आप हमें अच्छा सुन मैम, पा अच्छा रहे हैं? सॉरी सॉरी। ये मैम थोड़ा बीच बीच में दिक्कत आ जा रही है कम्युनिकेशन में। मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस सब रजिस्ट्रार को दिया है क्योंकि इस बार बीएएस और बीपीएस के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, और सेकंड प्रेफरेंस मैंने बिहार एजुकेशन सर्विस को दिया है, और तीसरा प्रेफरेंस मैंने असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स को दिया है। सब रजिस्ट्रार आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है। आप नहीं चाहते थे क्योंकि कुछ पदों के लिए आप ये- एलिजिबल नहीं थे बावजूद इसके, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ये- सरकारी हस्तक्षेप होता है, प्रेशर होता है और लोग ऐसा कहते हैं कि लोग पैसा बनाने जाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? यस मैम। मैम अगर हम देखें बिहार के या ईस्ट नॉर्थ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ज़मीन काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लोगों की लाइफ में। सब रजिस्ट्रार का काम वही होता है कि ज़मीन की रजिस्ट्री अच्छे से हो, उस पर डिस्प्यूट कम हो। तो ऐसा मैम मैं सोचता हूँ कि हालांकि ऑप्शन कोई और होता बीएएस का तो मैं उसके साथ जाता, लेकिन इसमें इन सब में फिर मुझे लगा कि मैं एज ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और मैम जैसे स्टैम्प ड्यूटी का बात रहता है कि बिहार स्टेट लगभग 6,000 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करता है, तो ये भी काम मैम रजिस्ट्री ऑफिस का होता है।
और मैरिज ऑफिसर का काम होता है स्पेशल मैरिज एक्ट की तरफ। तो एक डाइवर्सिटी है मैम इस जॉब में। और मैम करप्शन की बात है तो मैम ऐसा पूरा डिपार्टमेंट कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं उन्हें ब्लेम किया जाए, लेकिन हाँ मैं सोचता हूँ अगर मैं आऊँगा तो इसमें और कमी ला सकता हूँ, तो ट्रांसपेरेंट बढ़ाने की कोशिश करें तो ये अच्छा रहेगा। ओके, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? यस मैम, यस मैम। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? मैम द हिंदू पढ़ रहा हूँ मैम। उसके प्रधान संपादक का नाम क्या है? मैम एन राम है अभी। ओके, आज की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों खबरें क्या थी? यस मैम। मैम अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ मैम जो फ्रंट लाइन थी इसमें उसमें था कि कतर ने हमारे 8 इंडियन सिटीजन्स को डेथ सेंटेंस दे दिया था, तो उन्होंने कम्यूट कर दिया है, वो अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया है उसको। एक तो ये था, दूसरा था मैम कि कोलकाता में इस बार बुक फेयर हो रहा है, वो सबसे बड़ा होगा, वो लगभग 1000 से ज़्यादा स्टॉल्स होंगे। और मैम और न्यूज़ बोलें देखें तो मैम हाँ, एक उल्फा सेक्शन से अभी हमारा पीस पैक्ट साइन हुआ है, वो आज हो गया होगा। तो उसमें है कि वो असम के इंडिपेंडेंट असम की बात करते थे, तो लेकिन उनसे पीस अकॉर्ड साइन हो चुका है एक सीरीज ऑफ इवेंट्स में, जहाँ की हम नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी लाने की बात कर रहे हैं। एक मैम मैं न्यूज़ कर पा रहा हूँ कि आधार आयुष्मान कार्ड्स हैं, उसमें लगभग 48% जो बेनिफिशियरीज हैं वो वुमेन है, तो ये अच्छा जेंडर इक्वलिटी की बात दिखाता है। मुझे अभी इतनी याद आ आयुष्मान भारत योजना भारत में कब लॉन्च की गई थी? सॉरी मैम, एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है मुझे। चलिए, कोई बात नहीं है। एक मैम। लास्ट प्रश्न मेरी तरफ से। जी वर्तमान मैम। में काफी दिन से बिहार में नीतीश जी की सरकार है, तो इनकी कोई यस ऐसी मैम। नीति इनकी कोई यस मैम। ऐसी नीति के बारे में आप बताएं जो कि प्रासंगिक नहीं है, उसे लाना नहीं चाहिए था इन्हें। मैम अगर मैम हम ऐसे स्पेसिफिक पॉलिसी की बोले तो मैम जितनी पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है वो तो अच्छे के लिए लाती है। कुछ किसी के इन्फोर्समेंट में दिक्कत हो सकती है, उसमें से हम किसी एक में बात कर लें तो लिकर बैन इसमें इशू है, हालांकि उसके आइडिया बहुत अच्छा है, तो उसके इन्फोर्समेंट में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे जिसकी वजह से हुज ट्रेजेडी होती है, गवर्नमेंट को लॉस होता है और इलीगल लिकर का इशू होता है, तो वो इन्फोर्समेंट का इशू है। ऐसे पॉलिसी फ्रंट पे आइडिया की बात करें तो मैम कोई भी पॉलिसी ऐसा तो नहीं लग रही मुझे खराब। चलिए, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। हम थैंक यू लोगों मैम। के साथ आपने इतनी देर बातें की, हम लोगों ने आपका इंटरव्यू लिया, काफी अच्छे यस से मैम। आपने टिकल किया प्रश्नों को। इस पर अभी हम चर्चा यस मैम। करेंगे, क्या यस अच्छी मैम। बातें रही। जी मैम। अनंत सर, ओवर टू अनंत सर। सबसे पहले अनंत सर चर्चा करेंगे। थैंक यू मैम। ओवर टू अनंत सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अनंत सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद उनकी तरफ से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, हम लोग इस यस पर मैम। चर्चा करते हैं। ठीक मैम। ओवर टू भावना मैम। भावना मैम, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। निशांत जी, जी आप भी मैम। बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। आप बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बहुत जी मैम। शांत रहते हैं, यस ये मैम। बहुत अच्छी बात है। जो हमने नोटिस किया, जहाँ पे आपको थोड़ा-सा वर्क करना है, यस प्लीज़ मैम। रिस्ट्रिक्ट योर बॉडी मूवमेंट व्हाइल स्पीकिंग, ठीक है? यस मैम। हमने थोड़ा-सा मूवमेंट जो है वो नोटिस किया है। जी मैम। जी मैम। ठीक। आप जब बोलते हो ना तो आप एकदम स्ट्रेट रहोगे, ठीक है? ठीक मैम। ठीक मैम। ठीक मैम। ट्राई कीजिए, ठीक है? यस इसके मैम। अलावा आप थोड़ा-सा हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, ठीक जी है? ठीक मैम। ठीक मैम। ठीक वैसे मैम। हिस्ट्री की नॉलेज आपकी अच्छी है, यस मैम। बट थोड़ा-सा ब्रश अप करने की यस ज़रूरत मैम। है। फैक्ट जैसे वगैरह जी मैम। जेनेटिक्स, ठीक ठीक। फैक्चुअल जी क्वेश्चंस जी। वो सब आप थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ठीक ठीक मैम। ठीक है? ठीक। अदर यस देन दैट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक मैम। बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं यस एंड मैम। डेफिनिटली यू विल गेट थ्रू द इंटरव्यू। थैंक यू So मैम। all the best for your upcoming interview, and over to Anand sir. Rest of the feedback he will give you. जी मैम। Sir, please. कैंडिडेट, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं निशांत जी। यू आर अ वेरी मैच्योर्ड कैंडिडेट, नोटिस्ड। यस यू सर। स्पीक वेरी वेल। यस आपकी सर। यस सर। हिंदी बहुत अच्छी है और यस सबसे सर। अच्छी बात है कि हमने आपको कंपेल करने का प्रयास किया कि आप इंग्लिश में भी बोलें, लेकिन आप यस अपने सर। माध्यम पर अड़े रहे, वो बहुत अच्छी बात है। आप जी सर। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यह क्लियर थे कि आपको हिंदी में बोलना है। दैट इज़ अ वेरी यस सर। फाइन स्ट्रेटेजी ऑन योर पार्ट। यस यस एक चीज़। दूसरी बात यह है कि आपका नॉलेज बेस बहुत ही शानदार है। यस सी यस। कोई भी कैंडिडेट परफेक्ट नहीं होता है, नॉलेज बेस परफेक्ट नहीं होता जी है। सर। जी सर। जी आपका सर। नॉलेज बेस नियरली परफेक्ट है एंड दैट इज़ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। फिर आपके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, आपका फेशियल यस। एक्सप्रेशन बहुत अच्छा रहता है, आप समय-समय पे स्माइल करते हैं एंड एट यस नो सर। पॉइंट ऑफ टाइम वी फेल्ट दैट यू आर अंडर स्ट्रेस, एट नो यस सर। पॉइंट ऑफ टाइम। आपका ठीक ठीक। फेशियल एक्सप्रेशन जो पहला क्वेश्चन में
वही अंतिम प्रश्न में भी उस तरह का ही फेशियल एक्सप्रेशन था दैट जी शोज सर। योर मैच्योरिटी एंड कामनेस बोथ एट द सेम टाइम। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कुछ-कुछ एरिया है जहाँ की, जैसे कि मैम ने कहा कि बॉडी मूवमेंट को थोड़ा यस स्टेबल सर, यस करके। सर, जी सर, जी सर। दूसरी चीज़ कि द हिंदू के एडिटर के बारे में पूछा गया था, शायद एन राम नहीं है, आई एम नॉट श्योर, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट ओके, श्योर, जी सर, जी सर, ठीक सर, ठीक सर, आई एम नॉट श्योर, ठीक, ठीक सर। ठीक है? जी तीसरी सर। बात है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं हैं, तो पहले गेस करने का परमिशन लीजिए, जब ओके। आपको परमिशन मिल जाए, उसके बाद ही आप उसका उत्तर करें। ठीक, ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर। इसके अलावा एक और आपसे प्रश्न पूछा गया था कि जो भारत का चीन के हाथों हार हुआ था, तो यस वाज़ सर, दैट अ फेल्योर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी? तो यस वहाँ सर, पर आपको फेल्योर नहीं बोलकर वह कहना है कि कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा था उस वक़्त, जो चाइना जो था वह यस जो सर। हमारा ट्रस्ट था उसको तोड़ दिया। तो हाँ आप सर। उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिए कि वह डिफीट था, बल्कि जी एक सर। तरह से कहिए कि जो इंडिया का स्टेचर था वो रेज़ हो गया, कि हुँ, क्योंकि जो इंडिया का जो ट्रस्ट अपनी तरफ से तो इंडिया बना के रखे हुए था, लेकिन चाइना इट यस सर, बैकस्टैब्ड। यस ठीक है? सर, ठीक, इस ठीक। तरह से आप ना इसको बोल के निकल सकते हो, जी सर, जी सर। क्योंकि कोई भी ईरा की फॉरेन पॉलिसी हो, हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, वहाँ यस पे सर, यस। डिप्लोमैटिक तरीके से आप निकल सकते हैं। ठीक, ठीक, ठीक सर, ओके। ओवरऑल निशान जी, आप बहुत ही एक्सीलेंट कैंडिडेट हैं। यस यू सर, हैव द पोटेंशियल टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन द इंटरव्यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स। थैंक ओवर यू टू सर। पूजा मैम। निशान जी, आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। सबसे जी अच्छी मैम, बात थैंक है यू। कि आपने प्रश्नों का जवाब जब देना शुरू किया, तो आपका जो रिदम प्रारंभ में था, वह लास्ट तक यस, बना रहा। हम लोगों ने जी आपको मैम। फँसाने का भी प्रयास किया, लेकिन आप यस, काफ़ी आसानी से वहाँ से निकल गए। जी उस मैम, जी सेक्टर मैम। में काम करने की ज़रूरत है, जैसा कि सर ने कहा और मैम ने कहा, बस आप यस उसे मैम, यस ब्रश मैम। अप कर लीजिए। जी और मैम, हम ठीक मैम। लोगों का यही सजेशन है कि आपका जो अभी रिदम बना हुआ है, इसे रियल यस इंटरव्यू मैम। तक आप बना कर रखिए।